क्लासेस ऑल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 9th का इतिहास, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में जानेंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिएगा। चलिए मैं इसे सेट कर लेती हूँ, और अगर कोई भी कमी हो या कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा। स्टार्ट करते हैं। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। सामाजिक परिवर्तन का युग। पिछले अध्याय में हमने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। हमने ये जाना कि अमेरिका पर जब इंग्लैंड ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था तो अमेरिका ने किस तरह अपने उपनिवेशों इंग्लैंड से छुटकारा पाया था। उसी से प्रेरणा लेकर फ्रांस ने भी क्रांति की और फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना का विकास पूरे यूरोप में फ्रांस के साथ ही फैल गया। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावना का सूत्रपात कर दिया। जैसे कि हम लोग पढ़े भी हैं कि 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट और श्रेणियों में बटा था। 3 भागों में बटा था समाज। प्रथम श्रेणी के स्टेट, द्वितीय श्रेणी के स्टेट, तृतीय श्रेणी के स्टेट, जो हम जानते ही हैं, पहले अध्याय में हमने पढ़ा। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। पादरी वर्ग का नियंत्रण उस पर था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर गंभीर चर्चा होने लगी। जब फ्रांस में ये सब खत्म हो गया तो अन्य देशों ने भी इस पर सामाजिक सत्ता या व्यक्तिगत अधिकारों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उन लोगों के बीच में ये चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व को जनता में पहुंचाया। बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थिरता के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। फ्रांस की जो क्रांति हुई उससे यूरोप के अन्य देश भी प्रभावित हुए, और भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने भी फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख अपने लेखों में किया है और भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत ही जो कि सहायक सिद्ध हुए हैं। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते तो यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है, और दूसरा चाहता था, कुछ रूढ़िवादी थे जो पुनर्गठन होना जरूरी है, तो कुछ उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल समाधानों के पक्ष में थे। कुछ उदारवादी थे और कुछ रूढ़िवादी थे जो पुराने समाज को ही मान्यता देना चाहते थे और कुछ उसमें बदलाव चाहते थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या अर्थ है, राजनीति की इस धाराओं में क्या फ़र्क है और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी, उसका ध्यान रखना चाहिए। इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता, अलग अलग यह बदलता रहता है। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसने समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। अब हम जानेंगे उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी शब्द का क्या अर्थ है। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। अब हम उदारवादी का देखेंगे क्या है। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिनमें सभी धर्मों को बराबर समान जगह और अधिकार मिले, सम्मान और जगह मिले। शायद
आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देश में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के सक्षम व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो सरकार शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी लोग नागरिकों को वोट देने का तो अधिकार था, वोट देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए था। ये उदारवादियों की विचारधारा थी। अब हम देखते हैं रेडिकल समूह किस सरकार के पक्ष में थे। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे, यानी महिलाएं भी आंदोलन में भाग ले सकती थीं। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। ये नहीं चाहते थे कि पूरा अधिकार संपत्ति वालों के पास हो, ये उनको नहीं देना चाहते थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोग के पास संपत्ति का केंद्रित नहीं होना चाहिए, इसका ये विरोध करते थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। अब रेडिकल क्या था? रेडिकल चाहता था कि संपत्ति केवल संपन्न लोगों के पास ही ना हो, और उदारवादी चाहते थे केवल उनके पास हो। और उदारवादी देखिए क्या कहता था, उदारवादी तबका रेडिकल और उदारवादी ये दोनों से भिन्न था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो। लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते वे ये मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया नहीं जा सकता, उसमें बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने उन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया गया। ये आपका पूछता है उदारवादी, रूढ़िवादी और रेडिकलवादी की विचारधारा कि ये क्या है। रूढ़िवादी धीरे धीरे परिवर्तन चाहते थे, उदारवादी चाहते थे कि वे हो लेकिन वे लोकतांत्रिक नहीं थे। और हमारे रेडिकल भी चाहते थे कि बदलाव हो और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो और संपत्ति का केंद्र केवल संपन्न व्यक्तियों के हाथ में ना हो। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन देखते हैं। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का घोतक थे। यह दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था। जब फ्रांस की क्रांति हो गई तो यूरोप में समाजवाद का जन्म हुआ। समाजवाद में रूढ़िवादी कुछ हुए, कुछ उदारवादी हुए, कुछ रेडिकल हुए। यह दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे और नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया था। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम मिलता था। बेरोजगारी आम समस्या थी और औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ गई। मताधिकार आंदोलन, वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया ये आंदोलन था। ये फिगर में देख लीजिए।
19वीं सदी के मध्य में लंदन के गरीब लोगों की दशा। जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रैडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रैडिकल और उदारवादी के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उसके उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उनके व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस प्रयास को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास और श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहन विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए और गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी हो उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की करेगा। इस प्रकार 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रैडिकल पार्टियों समूहों और पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद होने लगे। इन दोनों का बोलबाला होने लगा। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी थी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी उदारवादी रैडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्तापलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़नी ने यही लक्ष्य रखा और समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ने लगे। ये आप देख लीजिए क्रियाकलाप। अब हम देखते हैं इसी तरह यूरोप में भी समाजवाद आया। समाज के पुनर्गठन की संभावना सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति को निजी न होकर स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी संपत्ति को सभी में बांटने के हित में थे। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। वो क्या मानते थे? कुछ समाजवादी तो कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी लेते थे और इंग्लैंड की जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना या अमेरिका में एक नया समन्वयक न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह की समुदाय की संरचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत सारे सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लैक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, कि पूंजीवादी अपने केवल न काम करके समूह में उद्यमों को बढ़ाएं। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों का समूह था
जो मिलकर चीज़ें बनाती थी और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए काम के हिसाब से आपस में बांट दिया जाता था। कार्ल मार्क्स जो समाजवाद के महान वे थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। मार्क्सवाद बिल्कुल उल्टा मानते थे कि जो औद्योगिक समाज है पूंजीवादी समाज है और फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का ही स्वामित्व है। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से ही पैदा होता है। तो इसका यह निष्कर्ष हुआ कि जब तक निजी पूंजीपति इस मुनाफे का संचय करते रहेंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो पाएगा। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवादी और निजी संपत्ति पर शासन को उखाड़ फेंकना होगा। वे चाहते थे कि पूंजीवादी को उखाड़ फेंकना है। मार्क्स का विचार था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति, सारे समाज यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व होगा, यानी उनकी पूरी संपत्ति पर, सारी संपत्ति पर पूरे समाज का सामाजिक नियंत्रण और उन्हीं का स्वामित्व भी होगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। उन्होंने कम्युनिस्ट समाज, साम्यवादी समाज की स्थापना की। अब समाजवाद के लिए समर्थन 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। ये देख लेते हैं क्या है। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादी ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में ये पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 में ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ही ऐसा एक पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवाद कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी एक अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों ने रूढ़वादी, उदारवादी और रेडिकल का ही दबदबा बना रहा। सरकार में उन्हीं का दबदबा बना रहा। अब है रूसी क्रांति। अब हम रूसी क्रांति के बारे में देखेंगे। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में एक समीकरण उलट गया। यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया और फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी 1917 की क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया और राजशाही का अंत कर दिया। जो राजशाही का अंत कर देता है, इसी को ही हम अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। अब यह कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानते हैं। रूसी साम्राज्य पहले देखते हैं। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का जो फिनलैंड है, लातविया है, लिथुआनिया है, एस्तोनिया है, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे उस समय। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। अब ये समझ जाइए इसका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। ये रूसी साम्राज्य देखिए, यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया,
आर्मेनिया और अजरबैजान भी इस साम्राज्य के अंतर्गत थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत ये जॉन निकोलस द्वितीय हैं। ये फिगर है 1914 का यूरोप देख लीजिए। ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूसी साम्राज्य, रोमानिया, बुल्गारिया, काला सागर, बुल्गारिया, रोमानिया, रूसी साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, इटली। 1914 का यूरोप है ये। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। अर्थव्यवस्था और समाज देखते हैं उस समय। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस के जो लोग थे खेती बाड़ी अधिक करते थे। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 और 50% से ज़्यादा नहीं थी। यानी फ्रांस और जर्मनी में केवल 40 और 50% ही जनता खेती पर निर्भर थी, लेकिन रूस में इससे अधिक भी थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक देश भी था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। इस कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में दुगुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना की वृद्धि हुई। सन 1900 तक कुछ इलाकों में कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो गई थी। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता था। काम की पाली के घंटे निश्चित हो गए थे। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकार विभाग फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों का उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब रहा। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉप में काम की पाली 15 घंटे तक खींच जाती थी, और जबकि कारखानों में मजदूर 10 से 12 घंटे ही काम करते थे। मजदूरों में रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेट्री तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए रखे थे। बहुत सारे मजदूर अस्थायी रूप से शहरों में ही बस गए थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग एक धातु मजदूर ने कहा, धातु कर्मी मजदूर में खुद को साहब मानते थे। धातु कर्मी मजदूर अपने आप को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन पुरुष मजदूरों में के मुकाबले कम वेतन मिलता था। महिलाओं को कम वेतन मिलता था, लेकिन उनकी प्रतिशत जो थी 31 थी। मजदूरों के बीच मौजूदा फासला उनके पहनावे और व्यवहार से भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी और आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था तो उन्हें मालिक से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896 और 97 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में बड़ी संख्या में हड़तालें आयोजित की गई। देहात की ज़्यादातर जमीन किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों राजशाही ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूर की तरह किसान भी बढ़ गए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाब और सामंतों को तो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी,
और वह लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले जो उनको लोकप्रियता मिली थी वे जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले मिली थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर हम देखें, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्होंने नवाब को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों को जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दिया जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिण रूस में ऐसी घटनाएं घटी और 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे। कम्यून यानी मीर। फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार को जरूरत के हिसाब से जमीन देता था। अब रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में भी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थीं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी वो गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचार को मानने वाले समाजवादी 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था। इसने मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इस आधार पर उनका यह मानना था कि रूस के मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति के मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर के समय में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी सक्रिय हो गए और 1900 में उन्होंने सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंप दिया जाए। किसानों के सवाल पर समाजवादी लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। इसी में लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ पूंजीवादी हैं, पूंजीपति हैं जो नौकरों से अपनी खेती करवाते हैं और आपसी विभेद था। इसलिए सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे, उनका मानना था। अब इसी में संगठित रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद हो गए और व्लादिमीर लेनिन जो बाल्शेविक खेमे के मुखिया थे, बाल्शेविक पार्टी के जो नेता थे, वो सोचते थे कि जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए। कोई भी पार्टी हो, अपने सदस्यों की संख्या स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा जो दल था मनसेविक था। मनसेविक यह मानता था कि पार्टी में सभी की सदस्यता दी जानी चाहिए। पार्टी में दो दल बटे थे। एक आपका बाल्शेविक था और एक आपका बाल्शेविक था जिसके नेता लेनिन थे, दूसरा आपका मनसेविक थे। और ये चाहते थे कि मनसेविक चाहते थे कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जाए। इसी तरह उथल पुथल होते हुए 1905 की क्रांति होती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादी ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारी को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किए। रूसी साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक मुस्लिम बहुल इलाकों में भी इनका समर्थन मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1905 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी। वास्तविक वेतन में 10-20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूरी संगठन की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई।
रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ गई कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई और 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रसिंग वर्कर श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्ल्यूथी आयरन वर्क्स में उसकी नौकरी से हटा दिया गया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के लिए घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने और वेतन में वृद्धि और कार्यस्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इस दौरान जब पादरी गैपाक के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा तो पुलिस और कैसेल्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और 300 घायल हो गए। इतिहास में इसे एक खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है और 1905 की घटना की शुरुआत हो जाती है। हुआ क्या, जब पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूर का एक जुलूस विंटर पैलेस जार के महल में पहुंचा। जैसे ही पहुंचा तो पुलिस और कोसैस ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। उस दिन रविवार का दिन था और 100 से ज़्यादा मजदूर मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। उसी समय वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, अन्य मध्यम वर्गीय कारीगरों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। ये निरंकुश आशाई का अर्थ है वास्तविक वेतन का है। अब 1805 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। जब 1905 में क्रांति खूनी रविवार हो जाता है तो जार एक संसद ड्यूमा, जो वहाँ की संसद है, उसको बनाने के लिए सहमति दे देता है। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां यूनियन अनधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था उन्हें, और राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वासित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया गया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का निरंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर कर दिया गया। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ, और इसका दूसरा पार्ट मैं अगले वीडियो में डालूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।